हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम करंट अफेयर से रिलेटेड पीवाईक्यू का डिस्कशन करने वाले हैं और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए आपकी करंट अफेयर को लेकर के क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। ये वीडियो आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए आईएमपी होने वाला है, चाहे वो यूपीएससी सीएपीएफ हो, चाहे सीडीएस हो, एनडीए, जियो साइंटिस्ट, इवन यूपीएससी सीएसी के लिए भी आईएमपी होने वाला है। करंट अफेयर ज़्यादातर आपके सभी एग्ज़ाम्स में आते हैं, तो जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये पर्टिकुलर वीडियो आपके काम का होने वाला है। तो चलिए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, करंट अफेयर को लेकर के काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है कि आप अपने एग्ज़ाम्स के लिए करंट अफेयर को किस तरह से तैयार कर सकते हैं। सीएपीएफ अभी कुछ समय के बाद आने ही वाली है, इसको लेकर के भी काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न होगा कि पेपर 1 और पेपर 2 के लिए करंट अफेयर को किस तरह से तैयार किया जा सकता है। तो सबसे पहले जानने वाली बात ये होती है कि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, करंट अफेयर आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा आईएमपी होते हैं, क्योंकि ये जो करंट अफेयर होते हैं ये 10 से 20 क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में लेकर के आते ही आते हैं। कुछ एग्ज़ाम में 10 से 20 क्वेश्चंस आते हैं, तो कुछ एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन 30 तक हो जाते हैं, 30 क्वेश्चन तक भी आपके एग्ज़ाम में आते हैं। सीएपीएफ के केस में पेपर 1 के लिए तो करंट अफेयर आईएमपी है ही, लेकिन पेपर 2 के लिए भी करंट अफेयर उतना ही आईएमपी है। तो पेपर 2 के लिए भी आप एग्ज़ाम देंगे ही, जाहिर सी बात है, तो आपको करंट अफेयर को बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ना ही होगा। देखिए, ये जो सब्जेक्ट है ये बहुत ज़्यादा स्कोरिंग होता है। अगर आपकी स्ट्रेटजी अच्छी है, अगर आपने शुरुआत से करंट अफेयर को बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो ये जो सब्जेक्ट है बहुत स्कोरिंग होता है और ये आपको रेस्क्यू करने का काम करता है। ये रेस्क्यू कैसे करता है? क्योंकि जीएस के जो क्वेश्चंस आते हैं आपके, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, इकोनॉमी, इस तरह के सब्जेक्ट के जो क्वेश्चंस आपके आते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चंस 100% नहीं बन पाते हैं। मतलब इन सब्जेक्ट के क्वेश्चंस को आप 100% नहीं बना सकते, लेकिन करंट अफेयर एक ऐसा पार्ट होता है जिसका लगभग में आप 95% क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको वहाँ से रेस्क्यू करने में मदद करता है जहाँ पर आप पेपर में अटक जाते हैं, आपको जीएस के क्वेश्चन समझ में नहीं आते हैं या आपको जो अदर सब्जेक्ट है उसके क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे होते हैं, तो करंट अफेयर को अगर आप अच्छे से पढ़ के जाते हैं तो आपको ये वहाँ पर स्कोर करने में, आपके नंबर्स को बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं। इसमें कंडीशन ये है कि आपको लिमिटेड रिसोर्स रखने होंगे, मतलब आपका जो मटेरियल है आपको कम से कम रखना होगा। आप एक या दो मटेरियल आप रख सकते हैं, 2 से ज़्यादा मटेरियल ना रखिए, क्योंकि आपको रिवीजन में फिर प्रॉब्लम होने वाली है। इसका मतलब क्या हुआ कि लिमिटेड रिसोर्सेज का आपको मैक्सिमम क्या करना है, आपको मैक्सिमम रिवीजन करना है। ठीक है, ये बात आप लोग अच्छे से याद रखिए कि लिमिटेड रिसोर्सेज का आपको मैक्सिमम रिवीजन करना है। ठीक है, तो अब देखिए, मैं आपको पेपर 2 के बारे में भी बता देता हूँ। ये सीएपीएफ के केस में है, जो लोग सीएपीएफ की एग्ज़ाम इस साल देने वाले हैं ये उसके केस में है। देखिए, सीएपीएफ का जो पेपर 2 होता है उसमें काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है कि ये क्वेश्चंस एग्जैक्टली आते कहाँ से हैं, इनका मतलब कि सोर्स क्या है, कहाँ से पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चंस होते हैं आपके डायरेक्ट आते हैं करंट अफेयर से, डायरेक्ट पूछे जाते हैं आपके करंट अफेयर से। थोड़े भी क्वेश्चंस यहाँ वहाँ नहीं होते, आपको ऐसा लग रहा हो कि इक्का दुक्का क्वेश्चन कभी यहाँ से पूछ लिया, नहीं, ये आपके करंट अफेयर से ही आते हैं। अगर आपने शुरुआत से करंट अफेयर को बहुत अच्छे से करके रखा है तो पेपर 2 के लिए आपको डरने की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, 80% जो आपके पेपर का होता है, 80% जो आपके पेपर 2 का होता है वो करंट अफेयर से ही उठ के आता है। ठीक है, आगे मैं पेपर 2 के बारे में आपके साथ थोड़ा सा और डिस्कशन करूंगा, जिसमें मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि पेपर 2 में आपके किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं और करंट अफेयर को लेकर के आप उन क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि जो 80% होता है वो करंट अफेयर का आता है और बचा कुचा जो 20% होता है वो आपके कुछ तो इंग्लिश के क्वेश्चंस आ जाते हैं और कुछ आपको पैसेज वगैरह इस तरह से देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पेपर 2 के बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने आपको समझाया है कि पेपर 2 को लेकर के करंट अफेयर की क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, अब आपको करंट अफेयर को तैयार करने में काफ़ी समस्या आती है, क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा मटेरियल अवेलेबल है। आप किसी भी मार्केट में जाओगे आपको करंट अफेयर का अच्छा खासा मटेरियल देखने को मिल जाएगा। अगर आप खुद से तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको खुद से तैयारी करने के लिए करंट अफेयर की कुछ स्ट्रेटेजी चाहिए, तो सबसे बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप करंट अफेयर को जो है आप डिवाइड कर लीजिए। आप करंट अफेयर को डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, आप किसी भी केस में करंट अफेयर को डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे टॉपिक के बेस पर डिवाइड किया है, आप चाहिए तो सब्जेक्ट के तौर पर डिवाइड कर सकते हैं या आपकी जो भी स्ट्रेटेजी रहने वाली है। यहाँ पे मैंने टॉपिक के तौर पर करंट अफेयर को डिवाइड किया हुआ है और मैंने यहाँ पे 3 टॉपिक आपके लिए निकाले हुए हैं जिनसे अक्सर आपकी यूपीएससी की जो एग्ज़ाम्स होती हैं,
यूपीएससी की जितनी भी आपकी एग्जाम होती हैं उसमें इन्हीं टॉपिक से करंट अफेयर आते हैं। इंटरनेशनल से आते हैं, नेशनल से आते हैं और डिफेंस से करंट अफेयर पूछे जाते हैं। डिफेंस से ज़्यादातर करंट अफेयर आपकी CDS, CAPF, NDA और जियो साइंटिस्ट जैसी एग्जाम्स में लगातार क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। इस साल 2025 में यूपीएससी CSE में भी एक क्वेश्चन डिफेंस से आया हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक ही क्वेश्चन आता है, 2 से 5 क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि 2 से 5 ही क्वेश्चन आए। आपको यूपीएससी CSE IAS की एग्जाम में एक क्वेश्चन भी मिल सकता है, 1 से 5 की बीच की रेंज में कितने भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन जो डिफेंस का ये जो टॉपिक है यहाँ पर, ये आपके पर्टिकुलर IMP होता है। CDS, CAPF और जियो साइंटिस्ट जैसी एग्जाम्स के लिए ज़्यादा IMP होता है आपका। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि जैसे कि इंटरनेशनल जो ये टॉपिक है, तो इसके अंदर आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए और इसके अंदर कौन कौन से जो IMP टॉपिक, इसके सब टॉपिक IMP कौन से हैं जिसमें से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए हम देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहला हमारा टॉपिक है इंटरनेशनल। इंटरनेशनल में हम बात करना चाहेंगे, यहाँ पे 2 तरह के टॉपिक से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहला पूछा जाता है आपका समिट से। ठीक है, अब आप सभी लोग ये बात अच्छे से जानते हैं कि वर्ल्ड लेवल पे जो समिट्स होती हैं वो दुनिया के लिए, धरती के लिए कितनी IMP होती हैं। कुछ समिट्स ट्रेड के लिए होती हैं, इकोनॉमिकल प्रोस्पेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा IMP होती हैं, कुछ इन्वायरमेंट के लिए होती हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि इन्वायरमेंट कंसर्न आज के टाइम पे कितना ज़्यादा है। ठीक है, तो इन्वायरमेंट जैसे IMP टॉपिक, इन्वायरमेंट जैसे क्रूशियल टॉपिक पर अगर कोई समिट हो रही है तो वो हर एग्ज़ाम के लिए IMP है, चाहे वो कोई सा भी एग्ज़ाम हो। चाहे आप OMR भरने वाला पेपर दे रहे हो, सर्कल्स को काला करने वाला पेपर दे रहे हो, भरने वाला पेपर दे रहा हूँ, या आप लिखने वाला पेपर दे रहे हो। CAPF के केस में पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों ही केस में ये पर्टिकुलर समिट्स IMP होती हैं। देखिए, मैं यहाँ पे आपसे कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए, ये क्वेश्चन CAPF 2024 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ये पेपर 1 का क्वेश्चन है, जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ पे COP 26, 27, 28, 29 के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है कि ये पर्टिकुलर, ये यहाँ पर कंट्रीज दी हुई हैं कि ये जो COP हैं, जो नंबर्स दिए हुए, ये कहाँ पर हुई हैं। ठीक है, किस पर्टिकुलर कंट्री में हुई हैं। तो आप समझ ही रहे हैं कि समिट्स कितनी IMP होती हैं। ठीक है, CSE ये एक्चुअली 2025 है, यहाँ पे गलती से 2024 लिख गया, ये 2025 का पेपर का क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे ब्रिक्स से क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये बात आप समझ ही रहे हैं कि समिट्स किसी भी टॉपिक पर हुई हो, लेकिन अगर वर्ल्ड लेवल पे हो रही है और इंडिया वहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहा है, हमारा देश अगर वहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहा है उस पर्टिकुलर समिट के अंदर, तो वो जो समिट है, वो जो टॉपिक है, वो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा IMP हो जाता है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा IMP हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। यहाँ पर पहली चीज़ तो समिट हो गई, जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया, चाहे समिट इंडिया में हो रही हो, चाहे इंडिया के बाहर हो रही हो, IMP होती है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, अब अगला टॉपिक है आपका सेकंड नंबर का कॉन्फ्लिक्ट। अब देखिए, किसी भी 2 देश में अगर लड़ाई चल रही है, मान के चलिए कि रशिया और यूक्रेन के बीच में जो लड़ाई चल रही थी, रशिया और यूक्रेन के बीच में जो लड़ाई चल रही थी अभी कुछ समय पहले। ठीक है, एक सेकेंड, देखो यहाँ पे पहले जो रशिया और यूक्रेन के बीच में जो लड़ाई चल रही थी, ठीक है, इन दोनों के बीच में जब वॉर होने के चांसेस हो गए, तो लगभग में चीज़ें हो भी गई थी, तो करंट अफेयर में से भर के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिले, चाहे कोई से भी आपकी एग्जाम हो। ठीक है ना, अभी करंट में जो चल रहा है वो ईरान का और इजराइल का चल रहा है। ठीक है, ईरान का और इजराइल का आपका करंट में चल रहा है। ठीक है, इनका जो भी मैटर चल रहा है, लड़ाई चल रही है, वॉर चल रही है, अभी कितना सब कुछ न्यूज़ में आ चुका है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने के चांसेस बढ़ जाते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक से। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको 1-2 क्वेश्चंस दिखा देता हूँ जो इस तरह के ही टॉपिक से आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ये देखिए, देखो ये वाला क्वेश्चन यूक्रेन पर आया हुआ है, CAPF 2024 का क्वेश्चन है। CDS 2025 का क्वेश्चन भी यूक्रेन पर आया हुआ है। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट शेयर बाउंड्री विथ यूक्रेन। ठीक है, अब 2025 CDS का क्वेश्चन देखो, विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट शेयर इट्स टेरिटोरियल बाउंड्री विथ यूक्रेन। तो यहाँ पर भी यूक्रेन से क्वेश्चन देखने को मिल रहा है आपको, और यहाँ पर भी क्वेश्चन यूक्रेन से ही देखने को मिल रहा है आपको। आप सभी लोगों को अगर अच्छे से याद हो कि 2022 में ही रशिया और यूक्रेन के बीच में प्रॉब्लम होना शुरू हुई थी। ठीक है, रशिया और यूक्रेन के बीच में ही प्रॉब्लम होना शुरू 2022 में ही आप लोगों के करंट अफेयर से आप लोगों को देखने को मिला होगा कि 2022 में रशिया और यूक्रेन में प्रॉब्लम होना शुरू हुई थी, और 2022 से लेकर के 23, 24 और 25 में लगातार रशिया और यूक्रेन से लेकर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, चाहे वो बाउंड्री को लेकर क्वेश्चन पूछे गए हो, चाहे वो किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हो। इवन जो आपका CAPF का एग्जाम होता है, CAPF में भी पेपर नंबर 2 में
पेपर नंबर 2 में एक वॉर को लेकर के क्वेश्चन आया था, जो कि रशिया और यूक्रेन वॉर से ही रिलेटेड क्वेश्चन था। उसमें ये पूछा गया था कि जो ये लड़ाइयाँ हो रही हैं, जो ये वॉर हो रही हैं, इनको रोका कैसे जाए, इनको रोका कैसे जाए। ठीक है, इसको लेकर के आपका ओपिनियन मांगा गया था ऐसे के अंदर। ऐसे में आपके 6 क्वेश्चंस होते हैं ना पेपर 2 में, जिसमें से आपको 4 लिखने होते हैं, तो उसी में एक क्वेश्चन ये भी था, ये आपसे ओपिनियन मांगा गया था। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि इंटरनेशनल लेवल पर जो एक्टिविटीज़ होती हैं, अगर लड़ाई हो रही है तो वो पर्टिकुलर आपके एग्जाम के लिए कितनी ज़्यादा आईएमपी हो जाती है। ठीक है ना, कॉन्फ्लिक्टेड आपके एग्जाम के लिए कितने ज़्यादा आईएमपी हो जाती हैं और किस तरह से पूछा जाता है। अब देखो, ऐसे तो बहुत सारे देशों में छोटी मोटी लड़ाइयाँ चलती रहती हैं, तो क्या सभी देशों की आपके एग्जाम के लिए आईएमपी हो जाती है क्या लड़ाइयाँ? नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपको यहाँ पर ये चेक करना पड़ेगा। मान के चलिए ये 2 देश आपस में अभी किसी पर्टिकुलर वॉर में उलझे हुए हैं। ठीक है, ए और बी किसी पर्टिकुलर वॉर में उलझे हुए हैं। अब ये क्वेश्चन आपके, अब ये पर्टिकुलर टॉपिक आपके एग्जाम के लिए आईएमपी तब होगा जब वर्ल्ड में इसका कुछ पॉलिटिकल एंगल हो। ठीक है, या तो वर्ल्ड में इसका कोई इकोनॉमिकल एंगल हो, एक सेकेंड, पॉलिटिकल एंगल हो, या वर्ल्ड में इसका कोई इकोनॉमिकल एंगल हो, या फिर कोई ज्योग्राफिकल कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो। ठीक है, या इन्वायरमेंटल कोई कंडीशन हो गई हो। ठीक है, यहाँ पे ये जो 4 चीज़ें आपको दिख रही हैं कि अगर किसी 2 देश में लड़ाई चल रही है तो वो आपके एग्जाम के लिए आईएमपी तब होगी जब कोई पॉलिटिकल एंगल ज़्यादा आपको दिख रहा हो कि हाँ पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा हावी हो रही है, या इकोनॉमी की वजह से कुछ ना कुछ प्रेशर पड़ सकता है वर्ल्ड के ऊपर, तो वो जगह आईएमपी हो जाती है। या मान के चलिए ये कंट्री है, इस कंट्री ने इस पर्टिकुलर कंट्री पर अटैक किया और इस पर्टिकुलर कंट्री का कुछ एरिया अपने आप में कब्जा लिया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये कंट्री की पहले बाउंड्री कुछ इस तरह से थी, इसने बी नाम की कंट्री से लड़ाई करी और इसकी बाउंड्री कुछ इस तरह से थी। अब इसने इसकी बाउंड्री में मतलब इसके देश के कुछ हिस्सा अपने देश में ले लिया, ये सब कुछ अपने देश में ले लिया। अब इसकी बाउंड्री कुछ इस तरह से हो गई, तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर कंट्री ने अपनी ज्योग्राफी तो बदली है, साथ में खुद से लड़ाई करने वाली दूसरी कंट्री की भी ज्योग्राफी बदल ली, उसका कुछ हिस्सा अपने हिस्से में मिला लिया है। तो यहाँ पर ज्योग्राफी के हिसाब से ये पर्टिकुलर जगह काफ़ी आईएमपी हो जाती है, और यहाँ से आपके बाउंड्री से रिलेटेड, टेरिटोरियल बाउंड्री से रिलेटेड, या आप क्या बोलते हैं वाटर बॉडी की बाउंड्री से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, या एनवायरमेंट कंडीशन से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, या वहाँ पर कुछ ऐसी इंडेंजर, डेंजर, वनरेबल कुछ टाइप की स्पीशीज आपको देखने को मिल जाती है, तो वहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को आपके एग्जाम में मिलते हैं। तो यहाँ पे आपको समझ में आया होगा कि इंटरनेशनल में समिट्स और कॉन्फ्लिक्ट्स आपके एग्जाम के लिए किस तरह से आईएमपी होती हैं, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए। अब यहाँ पे हम नेशनल करंट अफेयर की बात करते हैं कि नेशनल करंट अफेयर्स आपके एग्जाम में किस तरह से पूछे जाते हैं। पहला आपको सेंट्रल स्कीम पूछी जाती है, दूसरी आपको स्टेट स्कीम पूछी जाती है, सॉरी माफ कीजिएगा, स्टेट एक्टिविटीज पूछी जाती हैं। देखिए सेंट्रल स्कीम जो रहती हैं आपकी, वो 2 तरह से पूछी जा सकती हैं। पहला, जो कंप्लीटली सेंट्रल नहीं उसके अंदर पैसा डाला, मतलब सेंट्रली स्पॉन्सर्ड जो स्कीम होती है, जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड जो स्कीम होती है वो पूछी जाती है। मतलब इसमें जो रहता है वो 100% जो पैसा रहता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का रहता है। दूसरी तरह की स्कीम पूछी जाती है आपकी, जो क्या बोलते हैं, ठीक है, दूसरी तरह की वो स्कीम्स होती हैं जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पैसा रहता है वो 60% रहता है और स्टेट गवर्नमेंट का पैसा आपका 40% रहता है। ठीक है, और ये जो मतलब कि नॉर्थ ईस्ट के केस में नहीं है, ये नॉर्थ ईस्ट का जो केस होता है, नॉर्थ ईस्ट के केस में 90 और 10 का होता है। मतलब 90% जो रहता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी आपका पैसा और 10% आपको स्टेट गवर्नमेंट देती है, नॉर्थ ईस्ट के केस में होता है। तो इस तरह की स्कीम्स आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। देखिए स्टेट की जो स्कीम्स होती हैं वो भी आईएमपी होती हैं, लेकिन स्टेट की स्कीम्स जो होती हैं वो आपकी ज़्यादातर आईएमपी होती हैं आपकी स्टेट एग्जाम्स के लिए, सेंट्रल एग्जाम के लिए आईएमपी नहीं हो। जैसे यूपीएससी का एग्जाम है, आपका केंद्र सरकार का एग्जाम है, तो केंद्र सरकार में केंद्र सरकार की ही स्कीम्स पूछी जाती हैं केंद्र के एग्जाम्स के अंदर। ठीक है, तो आपको ज़्यादातर वो स्कीम्स करनी है जो सेंट्रल के द्वारा चलाई गई हों। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आप देखिए, सीएपीएफ 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है। ये प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि 2015 काफ़ी पुराना है। देखो यहाँ पर इस चीज़ को लेकर कन्फ्यूजन क्रिएट मत करना कि ये स्कीम तो बहुत पुरानी है, ये नए एग्जाम मतलब कि अभी चलते हुए साल में कैसे पूछ ली गई ये स्कीम। मान के चलो कोई स्कीम है आपकी, वो 2014 की स्कीम है, अब आप यहाँ पे क्वेश्चन करोगे कि वो 2025 के एग्जाम में किस तरह से पूछ ली गई। तो देखो यहाँ पर 2014 की स्कीम 2025 के एग्जाम में इसलिए पूछ ली गई क्योंकि वो किसी ना किसी कारण से करंट में रही होगी। मैं यहाँ पे आपसे वापस से कहूँगा कि करंट में अगर कोई स्कीम है
और अगर उसकी लिंक आज से 10 साल पुरानी स्कीम से कुछ जुड़ाव है उसका, तो हो सकता है कि वो स्कीम भी आपसे पूछ ली जाए। ठीक है, लेकिन होता क्या है, जनरली आप साल की जो 1 साल के अंदर जो 40 से 50 जो स्कीम होती हैं आप उनको अच्छे से कर लीजिए, उसके अलावा क्वेश्चन स्कीम में कहीं बाहर से आते नहीं हैं। ठीक है, ये प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का जो क्वेश्चन है, ये पर्टिकुलर आपका करंट अफेयर का स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्योंकि सेंट्रल की स्कीम है। ठीक है, यूपीएससी सीएससी आईएएस 2025 का भी एक क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिला है। ये रिसेंट का क्वेश्चन है, इसी साल आया हुआ है 25 में, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। ये पर्टिकुलर जो टॉपिक है इस साल बहुत ज़्यादा करंट में रहा है। ठीक है, हर प्रिपरेशन करने वाले को, अगर कोई प्रिपरेशन नहीं भी कर रहा हो तो भी उसको इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में इन्फॉर्मेशन तो होगी ही होगी यहाँ पे। ठीक है ना, यहाँ पे ये सोलर से रिलेटेड टॉपिक है। ठीक है, जिस पर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपके जनरली स्कीम से आते हैं। ठीक है, सेंट्रल स्कीम से मैंने आपको 2 क्वेश्चन दिखाए और हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगला टॉपिक है आपका स्टेट एक्टिविटी। स्टेट एक्टिविटी भी काफ़ी ज़्यादा आईएमपी हो जाती है। ठीक है, स्टेट एक्टिविटी तब आईएमपी हो जाती है जब उसका कहीं ना कहीं जुड़ाव नेशनल एक्टिविटीज़ के साथ में कर दिया जाता है, तो वो काफ़ी ज़्यादा आईएमपी हो जाती है। ये देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन, ये भी स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन ही है। ठीक है, सीडीएस 2025 का क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए, पोषण भी पढ़ाई भी से रिलेटेड क्वेश्चन आया है। कोई एक क्वेश्चन नहीं आया है, सीडीएस में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं टोटल देखा जाए तो इस तरह के ही टॉपिक्स हैं। सीडीएस 2025 का एक और क्वेश्चन देख लीजिए आप। ये आपको देखने में लग रहा होगा कि पॉलिटी का क्वेश्चन है। हाँ, ये पॉलिटी का क्वेश्चन है, लेकिन ये करंट में है क्योंकि नई चीज हुई है ना। आप देखिए क्या क्वेश्चन पूछा गया है, विच अमॉन्ग्स द फॉलोइंग इज द लेटेस्ट लैंग्वेज टू बी इंक्लूड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कुछ इंक्लूड हुआ है, कुछ ऐड हुआ है 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर। लैंग्वेजेस हैं सारी। ठीक है, इसमें से आपको सही आंसर निकालना है। तो ये आपका नेशनल इंपॉर्टेंस का करंट अफेयर हो गया, मतलब नेशनल इंपॉर्टेंस का आपका ये टॉपिक हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए नेशनल से भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे लगातार। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं। इन क्वेश्चंस को देखिए ये यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क के बारे में पूछा गया है आपसे, सीएपीएफ 2024 का क्वेश्चन है। यहाँ पे कवच के बारे में पूछा गया है, जो कि इंडियन रेलवे का बहुत बड़ा एक मतलब कि काफ़ी जरूरी चीज़ है, काफ़ी आईएमपी चीज़ है इंडियन रेलवे के अंदर। सीएससी 2025 में पूछा गया है। ठीक है, एनडीए 2025 में यहाँ पे वापस से पोर्ट से क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए, जो लोग भी सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं या एनडीए की कर रहे हैं, इवन जियो साइंटिस्ट तैयारी कर रहे हैं, इन तीनों एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको अपने इंडिया में कितने पोर्ट वगैरह जो है ना, ये जो पोर्ट्स होते हैं, ये आपको तैयार करने ही करने हैं, क्योंकि इनसे हर साल एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को आपकी मिल जाता है। ठीक है, जैसे कि सीएपीएफ 2024 में आपको देखने को मिला, एनडीए 25 में देखने को मिला है, सीडीएस में भी क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो देखो, इस तरह के क्वेश्चंस ये नेशनल इंपॉर्टेंस के क्वेश्चंस होते हैं। ये कहीं ना कहीं अपने देश को इकोनॉमी के तौर पर भी मजबूत करते हैं। ठीक है, और पॉलिटी के तौर पर भी कहीं ना कहीं ये अपने देश को मजबूत करते हैं, इसीलिए इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला जो टॉपिक है आपका वो है डिफेंस। मैंने पहले भी आपको इस वीडियो की शुरुआत में बताया हुआ है कि डिफेंस से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स होते हैं वो आपके क्या बोलते हैं, सीडीएस एग्जाम के लिए, सीएपीएफ एग्जाम के लिए, एनडीए के लिए ही आईएमपी होते हैं। कभी कभी जियो साइंटिस्ट के अंदर भी अच्छे खासे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, और इस साल यूपीएससी सीएससी के अंदर भी आपको डिफेंस से वेपन से क्वेश्चन देखने को मिला है। ठीक है, तो डिफेंस के अंदर मैंने तीन तरह के टॉपिक्स निकाले हुए हैं। पहला आपका वेपन सिस्टम है, हर साल क्वेश्चन देखने को मिलता है। अगर आप सीडीएस सीएपीएफ जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वेपन्स को अच्छे से करके जाइए, जो करंट में रहे हैं। ठीक है, जो करंट में रहे, या तो वो उनको हटा दिया गया है या कुछ नया लाया गया है, इस तरह के टॉपिक्स, इस पे क्वेश्चंस आपके आते ही हैं एग्जाम के अंदर। अगला टॉपिक होता है एक्सरसाइज। ये मिलिट्री एक्सरसाइजेज होती हैं। ठीक है, ये हर साल आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो। ठीक है, यूपीएससी सीएससी में उतनी नहीं पूछी जाती, तो यूपीएससी सीएससी आईएएस वालों के लिए उतना आईएमपी टॉपिक नहीं है, लेकिन ये सीडीएस सीएपीएफ एनडीए जियो साइंटिस्ट जैसे एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देखो, जियो साइंटिस्ट का वैसे तो कोई लेना देना नहीं है, लेकिन क्वेश्चन देखने को मिलते हैं अगर आप पेपर खोल के देखोगे तो। ठीक है, अब रैंक से रिलेटेड क्वेश्चन है, रैंक से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते रहे हैं। ठीक है, लेकिन अभी 1-2 साल से क्वेश्चन नहीं आ रहा है, लेकिन रैंक से रिलेटेड टॉपिक आपको क्यों करना है, या आपके लिए क्यों आईएमपी है, ये मैं आपको थोड़ी देर में बता दूंगा। अभी देखिए, सबसे पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं। मिशन शक्ति डीआरडीओ से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है, सीएपीएफ 2024 में क्वेश्चन आया हुआ है। अब देखिए, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, एयर टू एयर मिसाइल, एंटी सैटेलाइट मिसाइल, न्यूक्लियर पावर अटैक, सबमरीन, इस तरह के टॉपिक्स आपको दिए हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, और ये जितने भी आपको ऑप्शन में टॉपिक दिए हैं, सबसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो। ये एक्चुअली 24 नहीं है, ये 25 है।
2025 है ये, ठीक है। 25 का क्वेश्चन है ये, यूपीएससी आईएएस का जो क्वेश्चन है 25 का है ये भी आपके वेपन सिस्टम पर पूछा गया है। अब देखिए ये आपका मिलिट्री एक्सरसाइज के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। इंडिया ने किसके साथ में जुड़ करके एक मिलिट्री एक्सरसाइज को परफॉर्म किया है, सीडीएस 2025 का ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि वेपन सिस्टम और जो ये मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं ये आपके सीडीएस, एनडीए और सीएपीएफ जैसे एग्जाम्स के लिए कितनी ज़्यादा आईएमपी हैं और आपको करना ही चाहिए अगर आप इस तरह के एग्जाम्स में बैठ रहे हैं। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बोला था कि रैंक्स अभी तक तो नहीं पूछी गई हैं, लेकिन पहले काफ़ी पूछी जाती थी आपके एग्जाम में। तो ये आपको क्यों पढ़ना चाहिए और आपके लिए क्यों ज़रूरी है? देखिए अगर आप लोग, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया कि अगर आप लोग सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं, एक सेकेंड, अगर आप लोग सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप सीएपीएफ की कर रहे हैं, अगर आप एनडीए की कर रहे हैं, तो इन तीनों एग्जाम की जब आप तैयारी करते हैं तो तीनों एग्जाम की तैयारी करने के बाद जब आप एग्जाम को पास कर लेते हैं तो उसके बाद आपको एक इंटरव्यू देना होता है। आपको एक इंटरव्यू देना होता है इसके बाद, और इंटरव्यू में होते हैं आपसे सवाल और जवाब। तो वहाँ पर जनरली क्या होता है कि एनडीए वाले बच्चों से रैंक पूछ ली जाती है, क्योंकि एनडीए में जो बच्चे इनरोल होने के लिए आते हैं, एग्जाम को पास करके आते हैं, वो थोड़े छोटे होते हैं, उनको उतना नॉलेज होता नहीं है रैंक्स के बारे में। तो उनसे एक बेसिक क्वेश्चन के तौर पर रैंक पूछी जाती हैं कि अच्छा आप हमें मिलिट्री रैंक्स बता दीजिए, या आप हमें कंपेयर कर दीजिए, आप कंपेयर कर दीजिए रैंक्स को, ठीक है, तीनों सेनाओं की रैंकों को कंपेयर कर दीजिए कि यहाँ पे आर्मी में ब्रिगेडियर है तो एयरफोर्स में कौन होंगे और नेवी में कौन होंगे, या मेजर के इक्विवेलेंट रैंकें पूछ ली जाती हैं, इक्विवेलेंट रैंकें पूछी जाती हैं, ठीक है। सीडीएस में भी सेम है, जब आप एग्जाम को पास करेंगे और जब आप एसएसबी देने के लिए जाएंगे, एनडीए के केस में भी आप एसएसबी देने के लिए जाएंगे और सीडीएस के केस में भी आप एसएसबी देने के लिए जाएंगे। जब आप एसएसबी देने के लिए जाते हैं तो जो इंटरव्यूइंग ऑफिसर जो होता है, जो आयो बैठते हैं सामने, कभी कभार वो डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि अच्छा आप इंटरव्यू देने के लिए आए हैं, आप डिफेंस ज्वाइन करना चाहते हैं, आप बताइए कि मेरी रैंक क्या है, और आपको वहां पे तुरंत आइडेंटिफाई करके उनकी रैंक बतानी होती है। तो जितने भी बच्चे सीडीएस, एनडीए, इवन सीएपीएफ के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, वो लोग रैंक्स को अच्छे से याद कर लें। सिर्फ आर्मी की ही नहीं, इक्विवेलेंट रैंक्स को तैयार करिए आप, जिससे इंटरव्यू में आप आंसर अच्छे से दे पाएंगे। और जाहिर सी बात है अगर आप सही आंसर दे देते हैं तो इंटरव्यूइंग ऑफिसर डेफिनेटली इंप्रेस होगा। तो यहाँ पर आपको रैंक्स इसलिए आईएमपी होती हैं क्योंकि ये आपके इंटरव्यू में आपसे पूछी ही जाती हैं अगर आप एनडीए, सीएपीएफ और सीडीएस की एग्जाम्स दे रहे हैं और पास करने के बाद अगर आप एसएसबी में जाते हैं तो, ठीक है। तो यहाँ पर रैंक्स इसलिए आईएमपी होती हैं, इसलिए मैंने आपको कहा था कि रैंक के बारे में मैं आपको थोड़ी देर के बाद बताऊंगा। चलिए हम अपना वीडियो आगे शुरू करते हैं। देखो यहाँ पे मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ये बोला था कि पेपर 2 के लिए भी ये वीडियो आपका आईएमपी होने वाला है, पेपर 2 के लिए, ठीक है। पेपर 2 में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि करंट अफेयर बहुत आईएमपी होता है आपके एग्जाम के लिए, इससे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को ही मिलते हैं, यहाँ वहाँ से क्वेश्चन नहीं आते, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। करंट अफेयर का अगर मैं एग्जाम्पल देके देखूँ आपको तो देखिए विमेन के ऊपर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं, ठीक है ना, क्वेश्चन लगातार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। जैसे कि आप 2022 का क्वेश्चन देखोगे तो वहाँ भी आपको एग्जाम में पूछा गया है, क्योंकि उस टाइम पे एनडीए एंट्री की बात चल रही थी, ठीक है, एनडीए एंट्री की बात चल रही थी उस टाइम पे विमेंस को लेकर के, ठीक है। तो इस वजह से क्वेश्चन आपके पेपर 2 में पूछा गया था। इलेक्शंस को लेकर के क्वेश्चंस आते रहे हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। 22, 23, 24 में इलेक्शन को लेकर एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। तो करंट अफेयर आपका पेपर 2 के लिए काफ़ी आईएमपी है, इसको आप अच्छे से तैयार कीजिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 80% आपका डायरेक्ट पूछा जाता है करंट अफेयर से, 20% आपको ओपिनियन से पूछा जाता है। अब देखिए जो सीएपीएफ का जो पेपर 2 होता है उसमें 2 तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। पहले तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके डायरेक्ट करंट अफेयर से पूछे जाते हैं, ठीक है, ये सीधे करंट अफेयर से आते हैं। इसमें काम आता है आपका नॉलेज, कि अगर आपने ठीक ठाक तैयारी की है और अगर आप अच्छे नॉलेजेबल व्यक्ति हैं और करंट अफेयर की आपको अच्छी समझ है तो आप तकरीबन ये मान लीजिए कि 50% जो पेपर है वो आप आराम से सॉल्व कर देंगे, क्योंकि 50% पेपर करंट अफेयर से ही आता है। अब जो दूसरे टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं आपके ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ओपिनियन के टॉपिक के ऊपर आते हैं, मतलब आपसे पूछा जाता है। जैसे कि वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया कि जो देश दुनिया के अंदर जो लड़ाइयाँ हो रही हैं, जो वॉर हो रही है, उनको किस तरह से रोका जाए, तो ये एक तरह का ओपिनियन हो गया, ठीक है। इलेक्शंस में जो प्रॉब्लम आती है उनको सॉल्व कैसे किया जाए, तो एक तरह का ओपिनियन हो गया, समझे ना आप। किसी चीज़ को इम्प्रूव करना, किसी में मतलब अपना ओपिनियन रखना, तो उस तरह के क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में आपको पेपर 2 में देखने को मिलते हैं। और इस तरह के क्वेश्चंस का वेटेज तकरीबन 20% के लगभग रहता ही रहता है, ठीक है। जैसे कि ऐसे राइटिंग होता है आपका, ऐसे राइटिंग होता है तो ऐसे में आपको टोटल 6 क्वेश्चन दिए जाते हैं, 6 में से आपको 4 क्वेश्चन सॉल्व करने रहते हैं। ये 4 क्वेश्चन आपके टोटल 80 नंबर के होते हैं,
ठीक है ना। ये 4 क्वेश्चन आपके 80 नंबर के होते हैं। तो इन 4 में से करंट अफेयर से आपके लगभग में 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और 1 क्वेश्चन आपको ओपिनियन पे देखने को मिलेगा। ठीक है ना, 1 क्वेश्चन आपको ओपिनियन पे देखने को मिलेगा। उसके बाद जो आर्ग्यूमेंट्स आती हैं उसमें भी आपको 1 क्वेश्चन करंट अफेयर और 1 क्वेश्चन ओपिनियन का देखने को मिलता ही है। ठीक है ना, या दोनों क्वेश्चन भी ओपिनियन के देखने को मिल जाते हैं। तो करंट अफेयर जो आपका रहता है वो आपका नॉलेज बढ़ाता है, जिससे आप जो करंट अफेयर के क्वेश्चन आते हैं उसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ओपिनियन वाले क्वेश्चन का क्या, तो जब आप करंट अफेयर पढ़ते हैं तो आपका बेस तैयार होता है और बेस तैयार होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। अगर आपका बेस ही तैयार नहीं है क्वेश्चन लिखने के लिए, अगर आपने इनफ प्रैक्टिस कर ही नहीं रखी है क्वेश्चन लिखने के लिए, तो फिर यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाली है आपको नॉलेज वाले क्वेश्चंस को भी लिखने के लिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2 तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। पहला नॉलेज वाले क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं जो ये करंट अफेयर से लिंक होकर के आते हैं, दूसरे ओपिनियन वाले क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो पूरी तरीके से करंट अफेयर की इंपॉर्टेंस आपको बता रहा था अभी तक कि किस तरह के क्वेश्चंस आपको आपके एग्जाम में करंट अफेयर से देखने को मिलते हैं। अब देखिए आप करंट अफेयर के लिए क्या कर सकते हैं, किस तरह से करंट अफेयर को आप अप्रोच कर सकते हैं अपने एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे 3 तरह से आप करंट अफेयर को पढ़ सकते हैं। पहला आप न्यूज़पेपर से पढ़ सकते हैं, दूसरा मैगजीन से पढ़ सकते हैं, तीसरा फ्री कंटेंट से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तीनों के बारे में हम थोड़ी थोड़ी बात कर लेते हैं यहाँ पे। देखिए न्यूज़पेपर से जब आप करंट अफेयर पढ़ते हैं तो आपको इंग्लिश और हिंदी के न्यूज़पेपर देखने को मिलते हैं। ठीक है, सबसे अच्छी बात ये होती है कि ये पर्टिकुलर करंट अफेयर आपको डेली पढ़ने को मिलता है, तो यहाँ पे चूक होने के चांस थोड़े से कम हो जाते हैं, मतलब आपसे करंट मिस नहीं होता। ठीक है, ये चीज़ IMP होती है। ठीक है, कि रोजाना करंट अफेयर पढ़ना। अब देखिए ये प्रॉब्लमेटिक भी हो सकता है और एक अच्छी चीज भी हो सकती है। ये अच्छी चीज उन लोगों के लिए है जिनको बुक्स पढ़ना पसंद है। ठीक है, जो न्यूज़पेपर पढ़ना सच में पसंद करते हैं, जो अच्छे रीडर्स हैं। ठीक है ना, अगर आप अच्छे रीडर्स नहीं हो, अगर आपको बुक्स पढ़ना नहीं पसंद है, न्यूज़पेपर पढ़ना नहीं पसंद है, तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेडेक का काम होने वाला है और इसमें आपको कुछ ज़्यादा अच्छी सफलता नहीं मिलने वाली है। ठीक है, तो न्यूज़पेपर से भी आप जा सकते हैं क्योंकि डेली बेसिस पर ये छपता है, प्रिंट होता है और आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है आपके एग्जाम के लिए। आप मैगजीन के थ्रू भी जा सकते हैं, कहीं से भी ले सकते हैं, कोचिंग मटेरियल भी ले सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। 2 तरह से आती हैं, मंथली आती है और ईयरली आती है। कुछ लोग मंथली पढ़ना पसंद करते हैं, कुछ लोग ईयरली पढ़ना पसंद करते हैं। पर मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है, अगर आपके पास समय है आपके एग्जाम के लिए तो आप मंथली ही पढ़िए, क्योंकि आपको अच्छा खासा करंट अफेयर मिल जाता है उसके अंदर। ठीक है ना, टॉपिक लिखने के लिए मिल जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात इस चीज़ की ये होती है कि सब्जेक्ट वाइज मिलती है आपको। ठीक है, आप सब्जेक्ट के करंट अफेयर्स को अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, इसमें ऑलरेडी मिलते हैं, आपको अलग करने की जरूरत नहीं पड़ती है। मैगजीन को भी लिया जा सकता है। अगला आता है फ्री कंटेंट। कुछ लोगों का हिसाब होता है कि यार हमको बुक्स मतलब कि हमको बुक्स पढ़ना ऐसे पसंद नहीं है, करंट अफेयर को हम पढ़ नहीं सकते क्योंकि ऑलरेडी हम इतना सारा पढ़ रहे हैं, तो हम करंट अफेयर को और पढ़ नहीं सकते, कुछ ऐसा बता दो कि हमको देख करके याद हो जाए। ठीक है ना, कुछ लोगों की कनेक्टिविटी अच्छी बनती है जब वो यूट्यूब पर वीडियोस देखते हैं, कुछ लोग देख करके समझ जाते हैं, ज़्यादा देर तक उनके दिमाग में रहता है। ठीक है, जैसे कि मूवी नहीं देखते, हम मूवी देखते हैं, मूवी देखने के बाद हमको 1 महीने के बाद भी अगर आप उस मूवी के बारे में पूछो तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक एक कैरेक्टर तक के नाम आपको बता देते हैं। ठीक है, तो देख करके पढ़ने का थोड़ा सा बेनिफिट ये भी होता है। ठीक है, तो अगर आप फ्री कंटेंट अगर आप पढ़ना चाहते हो, अगर आपका ऐसा हिसाब किताब है कि यार मैं देखूंगा तो मैं अच्छे से कर पाऊंगा, तो मुझे तो इस तरह का ही कंटेंट चाहिए, तो आप यूट्यूब पर जा सकते हैं। यूट्यूब पे कई सारे लोग फ्री में करंट अफेयर पढ़ा रहे हैं, आपको यहाँ वहाँ भटकने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप बराबर तरीके से नोट्स बनाइए, जितना भी टॉपिक है जहाँ से भी आप पढ़ रहे हैं, चाहे आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, चाहे आप मैगजीन पढ़ रहे हैं, चाहे फ्री कंटेंट पढ़ रहे हैं, आपको नोट्स बनाना ही बनाना है। आप नोट्स बनाइए और इसका बहुत अच्छे तरीके से आप रिवीजन कीजिए। ठीक है ना, ये आपके एग्जाम में आपकी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा, चाहे वो पेपर 1 हो CAPF के केस में, चाहे पेपर 2 हो, चाहे वो किसी भी केस में UPSC CAC CDS NDA जियो साइंटिस्ट किसी की भी एग्जाम हो, ये आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है करंट अफेयर से रिलेटेड। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि मेरी दी हुई जानकारी आप सभी लोगों को पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच। आप इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर मेरी दी हुई जानकारी आपके लिए सच में हेल्पफुल रही हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू एंड जय हिंद।